जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट पेपर का हम लोग डेमो देखेंगे। यानी आपका जो पेपर 6 सितंबर और 7 सितंबर को है, इन दो डेट्स में कैसा आपका पेपर आएगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो जितना मैं आपको बताऊं, जितना कुछ पढ़ाऊं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। इधर उधर का कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ वही कंटेंट जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड। तो सारे सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, करंट अफेयर हो, मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश व डीआई। तो सारी चीज़ों को आप लोग देखिए और अपनी इस एकमात्र वीडियो से अपनी तैयारी को तगड़ा कीजिए और पेपर को क्रैक करिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक मुहावरा है, कह रहा अंग अंग ढीला होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत थक जाना या बहुत थक ना जाना या बहुत चोट लग जाना। देखिए, कम थक जाना या थक ना जाना ये तो होगा नहीं, बट बहुत थक जाना ये होगा, क्योंकि मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका हूँ या थक चुका हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। देखिए, जो शब्द आपको पढ़ने में आसान लगे, जिसकी स्पेलिंग वगैरह बहुत ही आसान हो, बहुत इजीली आप लोग पढ़ सकते हो, वो सभी क्या होते, तद्भव। और जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आए, उच्चारण में कोई दिक्कत आए, तो वो आपका तत्सम होता है। जैसे कि पाषाण शब्द आपका जो होता है ना, वो तत्सम शब्द होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। कंकड़ भी कठिन है, लेकिन प्यासा बहुत आसान है। और पक्ष भी कठिन है। पक्ष, कंकड़, पाषाण थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्यासा सबसे पहले पढ़ लोगे, क्योंकि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, अशुद्ध वाक्य को चुनिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दो पूछे जाएंगे, दो नहीं तो एक हर हालत में आएगा। कह रहा, सीता घर चली, ये एक अशुद्ध वाक्य है या ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य लग रहा है। राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा या हमने सामने बैठे, ये कैसे, क्योंकि ये हम सामने बैठने होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के अशुद्ध वाक्य ये है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। स्थूलांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी कि अनाथ, यानी अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। एक तो पहली बात, ये अतिरिक्त गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा, ये गलत, ये लिखा। मैं कहूँगा यहाँ पर जो उपसर्ग है वो अति है, और इस शब्द की वर्तनी भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए, इसमें से कौन सा है, यानी समाज, यानी कि इसमें इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके हो सकते हैं लेकिन इसके भी नहीं। सम्मत, यानी कि सम धन मति, यानी इसका संध विच्छेद होगा, और जो कि ये एक उपसर्ग का एक काम करेगा। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन लिया हूँ। 5 सवाल में क्या आपकी तैयारी हो जाएगी, मुझे बताइए। मैंने 10 क्वेश्चन लिया है। देखिए, धाक जमाना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, रौब जमाना, रोब में ना रहना, रोब में न जमना या रोस जमाना। मैं कहूँगा रोब जमाना, ये कह जाता है थाक जमाना, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण पदबंध यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो रोज कसरत करने वाले लोग, देखिए लोगों की विशेषता बताई जा रही है किन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा। तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी रोज कसरत करने वाले लोग, और लोग आपका होता है विशेषण, यानी कि विशेष थ्योरी होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती हैं वो आपके विशेषण शब्द होते हैं। तो रोज कसरत करने वाले, ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लता उगती है, यह एक वाक्य है जो एक वचन में है, बहुवचन में आपको बताना है। लती उगते हैं, गलत बात है। लते उगते हैं, नहीं, लताएं उगती हैं, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर, इसको सुधार लेना ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो यहाँ तक आपने 10 क्वेश्चन पूरी के पूरी हिंदी के टॉप लेवल के देखे।
आप साथियों जीके जीएस जिसमें हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, यानी संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक और करंट अफेयर, तो इन सवालों को आप लोग देखिए और तैयारी को अपने चेक करिए, अपने सवालों को मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहिएगा, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो यहाँ पर दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहला सम्मेलन जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन वो 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा आपका 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहित्यिक या साहसिक कदम क्या था, तो यहाँ पर आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो चंपारण आंदोलन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का विभाजन ये हुआ कब था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और किस किस समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिन की बात चल रही है। 1857 में लॉर्ड कैनिन ने 1857 में इसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, या आपका महान साल्ट झील जो कि आपका अमेरिका में है। मैं कहूँगा ये आपका वान झील जो है यहाँ पर उच्चतम लवणता पाई जाती, ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। कह रहा लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो उनको साथियों हैलोफाइट्स कहा जाता है। हैलोफाइट्स यानी कि लवणीय जल में उगने वाले पौधों को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सम्मति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन लगा करके रखिए। जब हम राज्य समिति की बात करते हैं तो भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा बैंक दर का आशय क्या है। देखिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये वीडियो आपको कैसी लग रही। अगर अच्छी लग रही तो बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत लग रही तब भी बता दीजिए। और अगर आप अपने एग्जाम यूपी 888 पेट को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट स्टडी डीएस को। अगर आपने एग्जाम तक जितनी क्लासेस में आपको दे रहा हूं अगर उतनी देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में जान आ जाएगी और सिलेक्शन में आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड यूपी 888 पेपर में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये कमेंट आप लोग कर दीजिए, जय हिंद का कमेंट आपको करना है कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक दर का आशय क्या है। ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। साहूकारों द्वारा नहीं, अनुसूचित बैंकों द्वारा, यानी कि जहां पर आपको केंद्रीय बैंक लिखा हुआ तो केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहा जाता है बैंक रेट यानी कि बैंक दर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा अमूल्यवान तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में अवमूल्यन यानी अवमूल्यमान नहीं, यहाँ पर सॉरी अवमूल्यन होना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, विदेशों में निर्यात मांग की लोच से अधिक हो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अमूल्य तब अधिक कारागार होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के आधार के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठित नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो साथियों 20 लाख है। 20 लाख की अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम जनसंख्या है जिसमें आपके मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं गठित की जा सकती हैं। अगला देखिए, कह रहा है किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। राजदूतों की नियुक्ति पर
जो है इनकी सलाह लेना आवश्यक होता है, विधेयकों पर स्वीकृति देना आवश्यक नहीं होता तो यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो यहाँ पर 6 कौन सा इसमें समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विरोध का अधिकार ये आपने नहीं सुना होगा, समता वाला सुना होगा लेकिन विरोध वाला नहीं सुना है, शोषण का भी सुना है और धर्म से भी रिलेटेड सुना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में। तो सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत में भी है और यूएसए में भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप यूपी SSC पेट एग्जाम को 100% पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर 50% क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कहाँ से बनेंगे। आपका पेपर यूपी पेट का 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2023 में हुआ था और 2024 में नहीं हुआ था, अब 2025 में होगा। अगर आप इन 3 वर्षों की शिफ्ट को तैयार कर लेते हैं तो आपकी पूरी यहाँ पर 10 शिफ्ट बन रही, तो मेरा मानना 50% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो ये तीनों वर्षों की 10 शिफ्टों से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि शिफ्ट वाइज आपको सेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो तुम सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचती रहे और आप सभी के सभी शिफ्ट वाइज जो मॉडल पेपर हैं सबको देख सकूं। तो ये चीज़ आपको हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड होंगे अब से। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई जो डीएनए द्विकुंडली संरचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्कोरेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर मनाया जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैंने राइट आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। मैं कहूँगा इसको दिष्टकारी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि दिष्टकारी की अगर मैं बात करूँ तो इसको हिंदी में रेक्टिफायर कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि एसी को जब डीसी में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर कह लो या दिष्टकारी कह लो, तो राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है यहाँ पर पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किसको चेक करने के लिए किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन को चेक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है हिंदी नाटक जो अंधेर नगरी है इसके रचयिता कौन है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा मधुबनी कला ये कहाँ प्रसिद्ध है। तो ये मिथिला के में प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरली सुन लीजिए, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछी जा रही है बात। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर टॉसले हो जाएगा, यानी कि एजी टॉसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ये पता है, ये नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश की अगर मैं बात करूँ तो चीन आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार कौन देता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति साहब दे सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, तो आप लोग मुगल काल याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, तो आपको मुगल काल बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश को कार्डपल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला। तो यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी आप सभी लोग बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। शुद्ध हरित हाइड्रोजन की शुरुआत यहाँ पर असम में की गई थी, राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा किसने की हाल फिलहाल में। तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ही मिशन सुदर्शन चक्र की शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। तो आप अगर बात करते हो इस सवाल की, तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने अधिकांश तौर पर गणेश उत्सव की जो आपके यानी कि यहाँ पर जो उत्सव जो है इसको राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्फोसिस ने वर्सेंट ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो मैं कहूँगा 75% हिस्सेदारी का जो यहाँ पर वर्सेंट ग्रुप में प्रतिशत हिस्सेदारी किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नासा एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का यहाँ पर लक्ष्य तय किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ मोदी की विकसित भारत रोजगार की योजना स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंतारा ने कहा हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर कोल्हापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की यहाँ पर पेशकश की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने 11 गिली 04 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पर चीन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका चीन देश ने जो 11 गिली 4 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कह रहा भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किसने किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीनत कुरैशी की, तो जीनत कुरैशी को भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ। तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री और ये रामदास सोरेन इनका नाम है, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अब कह रहा है भारत ने कितने मेगावाट सोलर फोटोवाट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की। तो आप लोग 100 मेगावाट गीगावाट यहाँ पर होना चाहिए। 100 गीगावाट यहाँ पर इन्होंने क्षमता हासिल की है। आप लोग यहाँ पर गीगावाट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है HDFC ERGO में स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। फोन पे के साथ समझौता किया है, आप लोग समझ लीजिएगा। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाल ही में राज्य के राज्यपाल गणेशन का निधन हुआ। तो नागालैंड के यहाँ पर राज्यपाल जो थे उनका निधन हुआ। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य मंत्रिमंडल ने JP सेनानियों की पेंशन दोगुना की है। तो मैं कहूँगा बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने JP सेनानियों की पेंशन को दोगुना किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनका नाम रोहित कृष्णा है। जो रोहित कृष्णा ये भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नागेश्वर राव को यहाँ पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। आपकी स्क्रीन पर अब आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, जो कि DI के क्वेश्चन हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 1 या 2 हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर। पहले इस ग्राफ को समझिए। कह रहा एक निर्देश है, नीचे एक बार ग्राफ में अलग अलग देशों की उपज जो है अलग अलग किलोग्राम में दिखाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के ऊपर जो उपज हुई है वो
केजी की उपज हुई है। पाकिस्तान की उपज 160 किलोग्राम हुई है, बांग्लादेश की 120, ऐसे करके साथियों दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दिए गए देशों की औसत उपज आपको बताना है। जैसे भारत की उपज यहाँ पर 200 किलोग्राम है, पाकिस्तान की 160, ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग है। तो इसमें औसत आपसे पूछा गया। औसत के लिए हम सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालते हैं 0 0 0 और सबसे पहले यहाँ पर 2 आएगा, उसके बाद बीच वाला नंबर 0 6 और 8 और 11 2 12 और 1 13, 13 और 8 21 का 2 यानी कि हासिल, यानी 21 का 1 हासिल का 2 यानी कि 2 2 4 और 4 और ये 5 6 और ये 8 है ना, 2 लगा था हासिल में ना। तो यहाँ पर 2 2 4 और 5 6 7 8 8 लग गया, तो यहाँ पर 812 ये योगफल हो गया। अब इनका औसत निकालना है। तो 812 बटे कितने देश हैं, 1 2 3 4 6 से हम लोग इसको भाग देंगे। 2 से कट करेंगे साथियों तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 चक्कू 8 और ये आपका डबल नंबर आ जाएगा यानी कि 406 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए अब ये 4 है तो 3 एकम 3 आपका आ जाएगा, पूरा कटेगा, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना बचा है, 406, यहाँ पर देख लीजिए 406 बटा 3, 3 से कट करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 बचा, यहाँ पर 1 3 16, 3 5 15 और 1, यानी आपके सामने 135 सही 1/3 आया है और 135 सही 1/3 आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब कह रहा है सब देशों को मिलाकर के उपज श्रीलंका की उपज कितने किलोग्राम है, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना होगा। तो अब सारे देशों की उपज कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी 812 थी। अब यहाँ पर इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको जब कट करेंगे तो इसको 2 से जब कट करेंगे, 2 चक्कू 8 0 2 छंग 12 और इसको जब कट करेंगे तो 2 छंग 12 2 छंग 12 और ये यहाँ पर इतना हो गया। फिर से 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 0 और ये आपका कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 203 बटा 3300 आ जाएगा आपका यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इसकी भाग करना होगा हमें। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3300 यहाँ पर आ गया, 3300 भागे 203 से हमको भाग देना है। अगर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर एक कम लगाएंगे, 203 यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर अब लगाएंगे, माइनस करेंगे तो 1270 आएगा। अगर 203 की अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 6 तियाँ 18 आपका हो जाएगा और 6 दूना आपका 12, 1218। अब इसको घटाइए, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और 6 हो जाएगा। ये 6 से 1 जाएगा 5, यानी कि अब यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ा लीजिए और यहाँ पर 1 0 बढ़ा लीजिए। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो 203 की गुणा हम किससे करते हैं, क्या हमारा यहाँ पर 520। मेरे हिसाब से 2 से करेंगे, 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 16.2 आंसर आएगा। 16.2 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले कुल 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज क्या है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 80 आ जाएगा और 80 और 120 2 बार लिखा हुआ है तो ये 2 बार आ जाएगा 120 और उसके बाद 120 और उसके बाद आपका 132 और 160 और फिर आपका 200, यानी अंतिम 3 देशों की उपज सभी देशों की उपज के आरोही क्रम में लिखा जाता है और पहले कुल 3 देशों की उपज और इनका अंतर हमें निकालना है। 80 120 200, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा, यानी कि 320 और जब इस लाइन को जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 और 9 और ये 4। अब यहाँ पर इसको आपको घटाना है, यानी 492 में से 320 को घटा दीजिए
271 यानी कि 172 किलोग्राम अंतर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा अकरम, नागेश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो पंचभुजाकार हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, 5 कोनों वाली हमने टेबल बनाई, एक कोना आपका ये और एक ये और ये आपका 1 2 यानी ये 5 कोने हो गए। अब सभी का मुख जो है केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीस है ये विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है, अकरम सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए हम ये वाली लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली लाइन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सतपाल मिल रहा है और यहाँ पर सतपाल मिल रहा है। तो हमने नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो नागेश को आप कहीं पर भी बिठा दीजिए। मान लीजिए नागेश को हमने यहाँ पर बिठाया, कहाँ पर, यहाँ पर हमने नागेश को बिठाया। अब नागेश के बाईं ओर यहाँ पर बगल में कौन बैठा है, सतपाल बैठा है। अब कह रहा है सतपाल के बाईं दूसरे स्थान पर अकरम बैठा है, तो अकरम यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद इसको पढ़ लीजिए, विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ग्रीस बैठा है। अगर विक्रम की बात करें, विक्रम को अगर हम लोग यहाँ पर बैठा लें, विक्रम को अगर हम लोग यहाँ पर बिठा ले तो तभी तो विक्रम के बाएं दूसरे स्थान पर, बल्कि नहीं तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरा स्थान, यहाँ पर कौन आपका आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका ग्रीस आ जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीस आ जाएगा। उसके बाद नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, नागेश का दायां यहाँ पर अकरम हो जाएगा, यानी अकरम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बार बार की जाती है, बार बार करने को क्या कहा जाता है, बार बार करने को ओवर एंड ओवर अगेन कहा जाता है। तो स्टार्ट समथिंग न्यू को कहते हैं बार बार करना, नहीं। डू समथिंग रिपीटली, इसको कहा जाता है बार बार करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बी का एंटोनिम क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अंधकारमय। बी का मतलब होता है अंधकारमय, तो इसका उल्टा आपको बताना है, यानी उजाला की इंग्लिश मीनिंग आपको बताना होगा। तो उजाला को ब्राइट कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि डिजास्टर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सही है, और डिजास्टर का मतलब होता है विनाश। और यहाँ पर क्लैमिटी की बात करें तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई मुसीबत, आपदा इसको बोलते हैं। और इसको अगर मैं बात करूं एफेक्शन की, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है शोक। कैजुअलिटी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं लग रही है, CASUALTY होता है। इसकी अगर बात करें तो इसकी स्पेलिंग गलत थी, तो स्पेलिंग सही क्या थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि इम्पॉसिबल टू बिलीव, किसी पर भरोसा करना, यानी इम्पॉसिबल यानी उसको इनक्रेडिबल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनक्रेडिबल यहाँ पर होना चाहिए। इनक्रेडिबल ऑप्शन छूट गया है, जो कि हमने लिख दिया है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर एग्जैक्टली बॉट अ न्यू कार, यानी कि खाली जगह में आपको बताना कौन सा आएगा। रिसेंटली मतलब कि यहाँ पर रिसेंटली आ जाएगा, यानी कि मेरे ब्रदर ने जल्दी ही न्यू कार ली है, तो यहाँ पर जल्दी ही आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को देखा। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और उसके अलावा अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली बेस पर आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, तो यहाँ पर आपका पेपर बहुत ही इजीली माध्यम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।